हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारे रचना शारीर सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं गर्भ शारीर के बारे में। ये जो अध्याय होने वाला है वो दोनों तरह से इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉन्सेप्ट वाइज भी और मार्क्स के पर्सपेक्टिव भी। मार्क्स में बेसिकली ये 15 मार्क्स का आने वाला है, जिसके लिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि एक कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन इससे बनेंगे और दूसरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो इसलिए ये जो लेसन होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसलिए ये जो लेसन है इसमें बहुत सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं, जैसे कि गर्भ की व्याख्या, शुक्र और आर्तों के बारे में, फिर उसके बाद गर्भावक्रांति, मासानुमासिक वृद्धि, रोल ऑफ पंच महाभूत इन गर्भ वृद्धि। तो ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये थोड़ा लेंदियर लेसन है, इसी कारण से हम लोग इसको 2-3 पार्ट में करके पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग इस अध्याय में बेसिकली बस बात करेंगे गर्भ की व्याख्या के बारे में और शुक्र और आर्तों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गर्भ की व्याख्या के बारे में अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट आचार्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा अकॉर्डिंग टू द चरक। चरक ने बोला है, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुछी गते गर्भ संज्ञा भवती। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि जो पुरुष का शुक्र होता है और जो स्त्री का शोणित दैट इज जो ओवम होता है, जब इनका स्त्री के गर्भाशय में संयोग होता है और जब इसमें जीवात्मा प्रवेश करती है तब ही मनुष्य शरीर के अंकुर की उत्पत्ति होती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, गर्भ संज्ञा देते हैं और इसे गर्भ कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है चरक का, ये श्लोक आप याद कर ले तो अच्छा रहेगा कि शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुछी गते गर्भ संज्ञा भवती। तो शुक्र और शोणित का जब संयोग होता है कहाँ पे, कुक्षी में, कहाँ पे, कुक्षी में, दैट इज द गर्भाशय में, और जब उसमें क्या होता है, आत्मा प्रवेश होता है। ठीक है, जीव संयोगी जो बोला गया है मतलब कि जब इसमें जीवात्मा प्रवेश करती है तब जाके उस शरीर की हम संज्ञा देते हैं, दैट इज द गर्भ। इसके बाद दूसरा आता है सुश्रुत के अनुसार। तो सुश्रुत ने कहा है कि शुक्र शोणित गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। ठीक है, तो सुश्रुत क्या बोलते हैं कि शुक्र शोणित का गर्भाशय में संयोग होने पर उसमें आत्मा 8 प्रकृति, ये जो 8 प्रकृतियां हैं वो है अव्यक्त, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा और 16 विकार, मतलब कि 11 इंद्रिय और 5 महाभूत, इनका जब संयोग होता है तब उसे हम गर्भ कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुश्रुत में डिफरेंस देखने को मिलता है। शुक्र और शोणित और आत्मा तो इन्होंने भी बोला है, इसके अलावा इन्होंने 8 प्रकृतियों का वर्णन किया और 16 विकारों का वर्णन किया है। जब इन सभी का संयोग गर्भाशय में होता है तभी उसे हम क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। इसी में पंच महाभूत के बारे में भी उन्होंने बता दिया है सुश्रुत ने। वो बोलते हैं कि ये जो पंच महाभूत है उनका रोल देखने को मिलता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द गर्भ, जिसमें वो बोलते हैं कि तम चेतनावस्थितम वायुर्विवजति तेजेन पचति आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सहन्ति आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धित स यदा हस्तपाद जीवा घ्राण कर्ण नितंबादिभिः अंगे रूपेत तदा शरीरम इति संज्ञा लिप्यते। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि जो गर्भ है उसमें एक बार चेतना का वश हो जाता है तो उसमें जो पंच महाभूत है उनके कर्म देखने को मिलते हैं। तो जो वायु है वो विभाजन करना चालू कर देती है गर्भ का, जो हम लोग ने माइटोटिक मायोसिस डिवीजन देखते हैं वो बेसिकली किसके द्वारा बताया गया है, वायु के द्वारा। जो तेज दैट इज जो पित्त है वो पाचन करने चालू कर देता है, जल जो है क्लीनता पैदा करता है, पृथ्वी उसमें सहनन और घनता उत्पन्न करती है, किसमें, गर्भ में, और जो आकाश तत्व है वहां पर रिक्तता का निर्माण करता है, आकाश क्या करता है, विवर्धन करता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ये सारे जो पंच महाभूत तत्व है वो मिलकर गर्भ की संरचना में मदद कर रहे हैं। तो ये बोला गया कि इस प्रकार 5 महाभूतों द्वारा गर्भ पर कार्य होने से उसमें हाथ, पैर, जीवा, कान, नाक, नितंब आदि अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं। ठीक है, ये जब पंच महाभूत गर्भ पे काम करते हैं तो ये सारे जो अंग प्रत्यंग है उनका निर्माण देखने को मिलता है और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, शरीर कह सकते हैं। अब बोला गया कि ये जो शरीर होता है षडंग होता है। बोला गया है तच्च षडंगम शाखा चस्त्रो मध्यम पंचम षष्टम शिरम इति। इस शरीर को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि हम लोग ने शरीर उपक्रम में भी देखा था कि 4 शाखाएं होती है, मतलब कि 2 अपर एक्सट्रीमिटीज, 2 लोअर एक्सट्रीमिटीज, 5वां जो है मध्य शरीर दैट इज ट्रंक होता है और 6ठा जो है सिर और गर्दन को कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है 6 शरीर हमारे शरीर का फॉर्म करते हैं। और बोला गया कि सर्वप्रथम इसे क्या कहेंगे, गर्भ कहेंगे, जब तक कि विवरणन नहीं हुआ है, अलग अलग अंग प्रत्यंग नहीं बने हैं। एक बार अंग प्रत्यंग बन गया तो उसे हम लोग क्या संज्ञा दे देंगे, शारीर की संज्ञा दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ने किसके बारे में देख लिया, गर्भ की व्याख्या के बारे में हम लोग ने देख लिया। यहाँ तक आगे हम बात करते हैं शुक्र और शोणित के बारे में। इसमें हम लोग शुक्र और शोणित जो है उसके सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आज हम बस शुक्र और शोणित तक ही देखने वाले, आगे के कॉन्सेप्ट हम
नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्याय की। तो जो शुक्र और शोणित है उनमें से सबसे पहले शुक्र की बात करते हैं। शुक्र के पर्याय में उसको वीर्य कहते हैं, इसे रेतस भी कहते हैं, साथ ही साथ इसका सीमेन नाम भी देखने को मिलता है इन द मॉडर्न साइंस। उत्पत्ति की बात करेंगे किस प्रकार से इस शुक्र की उत्पत्ति होती है, तो बोला गया है रस से रक्त, रस से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये सभी धातुओं का सार माना जाता है और ये शरीर की सप्तम धातु कही गई है। अब सीमेन बेसिकली क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड द सेमाइनल फ्लूइड। तो जो सेमाइनल वेसिकल्स है उससे जो फ्लूइड निकलता है और अलॉन्ग विद द स्पर्म हम उसको क्या संज्ञा देते हैं, सीमन की संज्ञा देते हैं। बात करते हैं स्वरूप की। तो स्वरूप में बोला गया है कि शुक्रम सौम्यम। ये जो शुक्र होता है जल महाभूत या फिर आप महाभूत की प्रधानता से बना होता है जो कि सौम्य गुण प्रधान होता है, इसीलिए जो स्वरूप बोला गया है शुक्र का वो सौम्य स्वरूप वाला कहा गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शुक्र में क्या क्या चीजें देखनी है। पहले पर्याय देख लिया, उत्पत्ति देख लिया, स्वरूप देख लिया। अब इसका निर्हरण कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। इसके शुक्र के दोष क्या होते हैं, शुक्र के लक्षण क्या होते हैं। तो ये सारे जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये आपको 5 मार्क्स के लिए डायरेक्ट पूछ सकता है कि शुक्र के बारे में विवेचन दीजिए, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने रहेंगे। तो सारे पॉइंट्स को आपको अच्छे से याद करने हैं। अब बात करते हैं हम लोग शुक्र के बारे में कि जो शुक्र है उसमें बोला गया कि जो संहिता ग्रंथ है उसमें शुक्र धातु का स्वरूप बताते हुए लिखा गया है कि जिस प्रकार ईख से रस, दूध से घृत और तिल में तेल अव्यक्त रूप से व्याप्त रहता है, उसी तरह शुक्र भी पुरुष में व्याप्त रहता है। ठीक है, अब बोला गया है कि शुक्र जो है हमारे पूरे शरीर में रहता है। जैसे कि पूरे ईख में क्या रहता है, उसका रस रहता है। अब जब उसको निचोड़ते हैं तो उसमें से क्या होता है, रस निकलता है। उसी तरह दूध में घृत रहता है। अब ये घृत क्या होता है, संस्कार के बाद निकलता है। उसी तरह तिल में भी तेल रहता है, लेकिन ये सब कैसे है, अव्यक्त रूप में है। उसी तरह हमारे शरीर में भी जो है शुक्र हर जगह व्याप्त है और वो कैसे है, अव्यक्त स्वरूप में है। अब ये जो शुक्र है ये मैथुन क्रिया में प्रहर्षित मतलब एक्साइटमेंट के कारण संपूर्ण शरीर से निचोड़कर खींचकर मूत्र इंद्रियों द्वारा शुक्र बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये स्वरूप के बारे में ही अभी बात कर रहे हैं कि जो मैथुन क्रिया है, जब मैथुन क्रिया होती है एंड उसके कंडीशन में जब ऑर्गेज्म होता है, दैट इज द एक्साइटमेंट होती है, तो ऐसे कंडीशन में जो शुक्र है वो संपूर्ण शरीर को निचोड़कर खींचकर मूत्र इंद्रियों द्वारा बाहर निकलता है। अब बोला गया कि बाल्यकाल में भी शुक्र की उपस्थिति होती है, लेकिन अव्यक्त अवस्था में रहता और कौमार अवस्था में ये क्या हो जाता है, प्रकट होता है। ठीक है, तो 3 चीजें अभी तक देखा, उत्पत्ति, पर्याय और स्वरूप। आगे हम बात करते हैं शुक्र के लक्षण के बारे में। कौन से शुक्र, शुद्ध शुक्र कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली बोला गया है कि स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुरगंधिश्च शुक्र इच्छन्ति के चितुत्तैल छोद्रम निभम तथा। तो मतलब क्या बोला गया है कि स्फटिक, स्फटिक के समान ये श्वेत वर्ण का होना चाहिए। स्फटिक मतलब कि चौक जो होता है उसकी तरह श्वेत वर्ण का होना चाहिए। द्रव मतलब कि पतला होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मधुर रस वाला होना चाहिए और मधुर गंध वाला होना चाहिए। यह मत किसका है, सुश्रुत का। तो सुश्रुत क्या कहते हैं कि श्वेत होना चाहिए, द्रव पतला होना चाहिए, हल्का स्निग्ध होना चाहिए, मधुर रस का होना चाहिए और मधुर गंध वाला होना चाहिए। और साथ ही साथ कहते हैं शुक्र इच्छन्तु केचित् तैल छोद्रम निभमीयता। ठीक है, मतलब कि ये तेल जो है तिल तेल के समान तथा मधु दैट इज द शहद के समान दिखने वाला होता है। इसकी बात कर ले तो बेसिकली 4 चीज बताई गई है कि वर्ण कैसा होना चाहिए, स्पर्श, रस और गंध कैसा होना चाहिए। तो वर्ण में बोला है कि स्फटिक के समान, स्पर्श में बोला है द्रव और स्निग्ध होना चाहिए, रस बोला गया है कि मधुर रस और गंध इसका मधुर के गंध के समान होना गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शुक्र के दोष के बारे में कि शुक्र में क्या क्या दोष हमें देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली इसके श्लोक नहीं भी करोगे तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बोला गया कि जो वात है, पित्त, कफ, रक्त और मूर्धों की गंध वाला होना चाहिए। जो शुक्र है वो कैसा रहेगा, अगर दूषित रहेगा तो उसमें वात, पित्त, कफ देखने को मिलेगा, साथ ही साथ रक्त आदि की समानता देखने को मिलेगी, उसके साथ देखने को मिलेगा। और मूर्धों की गंध वाला मतलब जैसे मूर्धों की गंध होती है वैसे ही गंध वाला शुक्र यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो शुक्र रहेगा गांठ युक्त रहेगा, सड़ी हुई गंध आएगी, इससे पूय सहित होगा। ठीक है, मतलब कि वहां पे पस के साथ निकलेगा, प्रमाण में कम रहेगा, मतलब बेसिकली जितनी उसकी प्रमाण होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज होना चाहिए उसकी क्वांटिटी की, उससे कम देखने को मिलेगा। मूत्र के समान के गंध का होना हो सकता है, साथ ही साथ मल के समान दुर्गंध वाला होना चाहिए। और ये जो शुक्र होता है संतति उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होता, मतलब कि इसके द्वारा जो है बेबी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, गर्भ की धारणा नहीं हो सकती। आगे देखते हैं शुक्र दोष के कारण क्या है। यहाँ पे शुक्र दोष के लक्षण तो हम लोग ने देख लिया, लेकिन ये कारण किस कारण से इस शुक्र में ये दोष्टि हो रही है। तो बेसिकली बोला गया है अत्यंत मैथुन करने से, मतलब कि जरूरत से ज्यादा अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में, मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं, दैट इज द कोई भी अल्कोहलिक कंटेंट का ज्यादा यूज कर रहे हैं, जनेंद्रिय संबंधी रोग है मतलब कि एसटीडीज हैं,
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस है, जैसे कि उपदंस हो गए, दैट इज सिफालिस हो गया, या फिर पू में गोनोरिया हो गया, तो इन सभी कंडीशन के कारण हमें शुक्र के दोष देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली आयुर्वेदिक दृष्टि में जो धातुओं का दूषित करने में कारण किसको माना गया है? त्रिदोष। मतलब कि जितने भी हमारे शरीर में दुष्टि होते किसके कारण मानी गई है? त्रिदोष के कारण मानी गई है। आगे देखते हैं दैट इज द शुक्र के कार्य के बारे में कि शुक्र शरीर में काम क्या करता है। तो बोला गया है कि शुक्रम धैर्यम च्यवनम प्रीति देह बलम हर्ष विजार्थम च। ठीक है, इसका भी श्लोक आप नहीं करेंगे तो उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो ऑफकोर्स इट इज वेल एंड गुड। तो सबसे पहले बोला गया कि जो शुक्र है शरीर में धीरता मतलब कि धैर्य उत्पन्न करता है, वीर्य की च्युति कराता है मतलब कि वीर्य को रोके रखता है, जब जरूरत हो तभी उसे निकालता है। प्रसन्नता, शरीर में प्रसन्नता रखता है, शरीर को बल देता है, शरीर को प्रहर्ष रखता है और गर्भोत्पत्ति में बीज का कार्य करता है। तो ये सारे डिफरेंट कार्य हमें देखने को मिलते हैं विद इन द शुक्र। अब बोला गया कि शुक्र में जो उपस्थित पुरुष बीज दैट इज द स्पर्मेटोजोआ है वो स्त्री बीज के साथ मिलकर गर्भ की उत्पत्ति करने में मदद करता है। तो यहाँ तक हम लोग ने देख लिया डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आगे लास्ट इसमें आता है दैट इज द अशुद्ध शुक्र के लक्षण। हम लोग ने ऊपर शुद्ध शुक्र के लक्षण देखा, दैट इज द स्फटिकापम वाला जो श्लोक है वो। अब अशुद्ध शुक्र के लक्षण में हमें देखने को मिलता है कि अशुद्ध शुक्र में क्या बोला गया है कि फेनिलम तनु रुक्षम च विवर्णम पुति पिछिलम च अन्य धातुपसृष्टा नाम औषाधि तथा अष्टम। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि फेनिल मतलब कि जो शुक्र रहेगा वो फ्रॉथ लाइक देखने को मिलेगा, तनु मतलब कि बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, रुक्ष थोड़ा ड्राइनेस देखने को मिलेगा, विवर्ण रहेगा मतलब कि चेंजेस इन कलर देखने को मिलेगा। वैसे तो नेचुरल कलर इसका कैसा होना चाहिए? व्हाइटिश होना चाहिए, दैट इज द स्फटिकाप की तरह होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा कोई और कलर हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में वो क्या है? शुक्र दोष के लक्षण देखने को मिल सकते हैं या फिर अशुद्ध शुक्र से माना जा सकता है। पूतु होना चाहिए मतलब बैड स्मेल होना चाहिए उसमें, पिछिल हो या फिर अन्य धातु के साथ मतलब कि रक्त है, रस है, मूत्र है, या फिर शुक्र जो है वो किसी अन्य धातु के साथ आ रहा है तो उसको बोलते हैं अन्य धातु सृष्टा नाम। तो ये भी किसके? अशुद्ध शुक्र के लक्षण। और अवसाद, अवसाद मतलब कि शुक्र का जब निर्हरण हो रहा है, इजैकुलेशन हो रहा है, तो शरीर में बहुत ज्यादा क्या देखने को मिल रहा है? साद देखने को मिलता है, थकावट देखने को मिलते हैं। तो ये सभी किसके लक्षण देखने को मिलते हैं? अशुद्ध शुक्र के लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां तक था हमारा टोटल कॉन्सेप्ट अबाउट द शुक्र के बारे में। तो शुक्र में हम लोग ने क्या क्या देखा? सबसे पहले शुक्र के पर्याय के बारे में देखा, शुक्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसके बाद शुक्र का स्वरूप देखा, फिर आगे हम लोग ने बात किया शुद्ध शुक्र के लक्षण के बारे में, शुक्र के दोष के बारे में, शुक्र के दोष के कारण के बारे में तथा शुक्र के कार्य, और लास्ट में हम लोग ने देखा अशुद्ध शुक्र के लक्षण। तो जो 8 पॉइंट्स है ये 8 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने अनिवार्य है, तो 8 पॉइंट को अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसी तरह से हम लोग आर्तों में हम लोग क्या देखने वाले कि आर्तों का पर्याय क्या क्या है। तो बेसिकली आर्तों को रज भी कहा जाता है, आर्तो शोणित कहा जाता है और रसजम कहा जाता है। अब रसजम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आर्ता वो रस से बना होने के कारण इसे रसजम कहते हैं। इसके अलावा इसके उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति में बोला गया है कि स्त्री के शरीर में जो रस धातु से रचका नामक उपधातु उत्पन्न होती है जो कि रक्त वर्ण की होती है परंतु रक्त धातु से अलग होती है। इस रस धातु से उत्पन्न होने के कारण इसे रसज कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी बोल दिया गया है कि बेसिकली उत्पत्ति कैसे होती है। तो वहां पे हम लोग ने शुक्र में क्या देखा था कि 7वां धातु है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो रस धातु है उससे डायरेक्ट क्या बनता है? रज की उत्पत्ति, दैट इज द आर्तो की उत्पत्ति मानी गई है। आगे बोला गया कि ऋतु भवम तद आर्तवम मतलब कि स्त्री शरीर में प्रत्येक मास में ऋतु काल में उत्पन्न होता है, अतः ये आर्तव कहलाता है। ठीक है, हर ऋतु में ऋतु भवम तद आर्तवम मतलब हर माह में उत्पन्न होने के कारण ही इसकी आर्तव यह संज्ञा दी गई है। आगे अगर हम बात करें इसके स्वरूप की तो स्वरूप में बोला गया कि आर्तवम आग्नेयम, जो शुक्र था वो सौम्य गुण वाला था, लेकिन आर्तव क्या है? अग्नि महाभूत प्रधान होने के कारण इसे आग्नेय माना गया है। अब आर्तव जो है 2 जगह पे प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ एक तो आर्तव जो होता है शोणित के साथ जो प्रयोग होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड, और जो सिर्फ शोणित होता है उसको बोलते हैं ओवम। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज देखने को मिलता है। आर्तव शोणित बोला गया तो उसका कॉन्सेप्ट किसके साथ लेना है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ, लेकिन अगर सिर्फ शोणित बोला गया है या फिर सिर्फ आर्तव बोला गया तो ऐसे कंडीशन में उसे ओवम के साथ रिलेट करना चाहिए। आर्तव शोणित अब क्या होता है? आर्तव शोणित अगर हो सके तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर एमसीक्यूज बेस्ड हो सकता है कि आर्तव शोणित क्या होता है। तो आर्तव शोणित मतलब कि वह रक्त जो स्त्री के योनि मार्ग में प्रति मास स्रवित होता है, यह रक्त उस समय निकलता है जब स्त्री यौवनारंभ की अवस्था में पहुंच जाती है। ठीक है, कभी भी हमें क्या देखने को मिलता है? पीरियड्स जो रहते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कब देखने को मिलते हैं? जब जो फीमेल है वो प्यूबर्टी में हो तभी देखने को मिलते हैं। प्यूबर्टी से पहले ये कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता और इसे को रजो दर्शन बोलते हैं या फिर मेनार्च बोलते हैं। ठीक है,
रजो दर्शन की अवस्था को, जो कि बेसिकली 12 to 13 ईयर्स की अवस्था में देखने को मिलता है इन द फीमेल्स, उसी को हम लोग बोलते हैं मेनार्च। अब ये जो मेनार्च की पीरियड है या फिर जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का पीरियड है, लगभग 50 वर्ष की आयु तक ये स्राव चलते रहता है। और जब इसकी निवृत्ति होती है, मतलब कि जब रज निकलना बंद हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं मेनोपॉज, और इसी अवस्था को मेनोपॉज अवस्था या फिर रजो निवृत्ति अवस्था कही जाती है। तो यहाँ पे हम लोग ने 2-3 चीजें देखी, दैट इज द ऋतुकाल क्या होता है, रजो निवृत्ति काल क्या होता है। तो ऋतुकाल हम लोग ने क्या देखा कि ऋतुकाल मतलब कि आर्तव बंद होने के उपरांत 12 दिन का माना जाता है। ठीक है, ऋतुकाल क्या होता है, आर्तव बंद होने के 12 दिन का माना जाता है। मतलब इस टाइम में बेसिकली जो फीमेल है, सी इज रेडी फॉर द कोऑपलेशन, दैट इज द सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वो रेडी रहती है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसको ऋतुकाल बोलते हैं। और रजो निवृत्ति काल क्या होता है बेसिकली, तो 12 से 50 वर्ष तक की आयु को हम लोग रजो निवृत्ति काल कहते हैं। आगे देखते हैं मासिक धर्म। तो मासिक धर्म में बेसिकली क्या बोला गया कि 2 धमनियों के द्वारा महीने भर में इकट्ठा हुआ कुछ कृष्णवर्ण और विगंध आर्तों को वायु उचित समय पर योनि मुख की ओर ले जाती है और उसी योनि मुख द्वारा बाहर निकाल देती है। इसी को हम लोग कहते हैं मासिक धर्म। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, मासिक धर्म कहा जाता है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज द शुद्ध आर्तव के लक्षण के बारे में। तो शुद्ध आर्तव में बोला गया है कि ससासुक प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षारसोपम तद आर्तवम प्रशंसति यद्वासो न विरंजय। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बोला गया कि खरगोश के रक्त के समान या फल लाछा रस जैसा दिखने वाला, जिसको धोने पर कपड़े पर धब्बा नहीं रहता, वही आर्तव अच्छा होता है, शुद्ध होता है, प्राकृत होता है और प्रशंसनीय माना गया है। ठीक है, शुद्ध आर्तव के लक्षण में क्या क्या बोला गया कि ससाश्रुक रहना चाहिए, मतलब कि जो खरगोश का रक्त होता है उसके समान होना चाहिए। फिर लाछा के रस के समान जो लैटेक्स होता है उसके रस के समान होना चाहिए। अगर ये कपड़े पर लग गया तो इसको धोने के बाद कपड़े पे कोई भी धब्बा या फिर स्पॉट नहीं रहता। ऐसा जो आर्तव होता है उसे अच्छा आर्तव, शुद्ध आर्तव या फिर प्राकृत आर्तव माना जाता है और उसी को प्रशंसनीय कहा गया है। इसके विपरीत अगर कोई लक्षण दिखे तो उसे हम अशुद्ध आर्तव कहेंगे, और जो अशुद्ध आर्तव है वो मतलब कि दूषित आर्तव का लक्षण होते हैं, और ऐसी कंडीशन में वहां चिकित्सा जो है सुलभ माने गए हैं। तो इसके कलर हम लोग ने किस तरह से देखे, कलर में बेसिकली कैसा होना चाहिए, सा रक्त के समान या फिर लाक्षा रक्त के समान। इसकी एग्जामिनेशन मतलब कैसे करेंगे कि सही शुद्ध है तो बेसिकली धोने पर कपड़े पे कोई भी स्पॉट नहीं रहता, कोई भी धब्बा नहीं रहता, तभी हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो आर्तव है वो शुद्ध आर्तव हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल कॉन्सेप्ट अबाउट द गर्भ व्याख्या एंड द आर्तव और शुक्र के बारे में हम लोग ने देखा। तो गर्भ शरीर में पहले पार्ट में हम बस इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के चीजों के बारे में बात करेंगे। सो होप आपको जो यहाँ तक चीजें बताई गए हैं वो सारी चीजें क्लियर रहेंगी। एंड अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। साथ ही साथ इसी तरह के बीएमएस रिलेटेड एंड अदर रचना शरीर या फिर फर्स्ट ईयर रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको नोट्स रिलेटेड, वीडियोस रिलेटेड एंड बीएमएस रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा।